जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में एसी कहते हैं, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है और ये हर साल आपसे पूछा जाता है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस साल भी आपसे पूछा जाएगा। तो ट्रांसफार्मर है क्या, आप जरा ध्यान से सुने। ट्रांसफार्मर तो इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में परिवर्तक कहते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, चूंकि ट्रांसफार्मर फेमस नाम है तो इसलिए ट्रांसफार्मर को ही हम लोग पढ़ेंगे। देखें, अन्योन्य प्रेरण, आप स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों पढ़े होंगे। स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती थी, अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां हुआ करती थी। तो हम यहां पर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर देखेंगे। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा निम्न विभव की प्रबल धारा को, याद रखे रहिएगा, जब विभव निम्न होता है तो धारा प्रबल होती है। निम्न विभव के प्रबल धारा को उच्च विभव के निर्बल धारा में या उच्च विभव के निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें 2 कुंडलियां होती हैं और 2 कुंडलियों में आप कहीं भी देखेंगे ट्रांसफार्मर तो ऊपर से कवर चढ़ा होता है, उसके अंदर 2 कुंडलियां होती हैं और 2 कुंडलियां मुख्य रूप से इसी प्रकार होती हैं। तो पहली जो कुंडली होती है इसको हम कहा करते हैं प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल, और इसके बाद दूसरी जो कुंडली होती है इसको हम कहते हैं द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, किसी भी ट्रांसफार्मर में पास पास 2 कुंडलियां होती हैं और उनके बीच में एल्यूमिनियम का क्रोड लगा होता है और एल्यूमिनियम का क्रोड लगा होता है भंवर धाराओं को कंट्रोल करने के लिए। ये आपको मालूम है, जब हम भंवर धाराओं के बारे में यानी एडी करंट के बारे में बताए थे तो ट्रांसफार्मर की चर्चा वहां किए थे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ट्रांसफार्मर जो है यह 2 प्रकार का होता है। पहला जो ट्रांसफार्मर होता है उसे हम कहा करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम कहा करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो होता है ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर जिसको हम कहा करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर है ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग देखें। ये इसमें होता ये है, समझिए, वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है उसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा करते क्या है कि निम्न विभव के प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव के निर्बल विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अब जरा समझें आप कि अब अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो अपचाई, अपचाई का मतलब घटाने वाला और ऊंचाई का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली यहां देख रहे हैं,
ये प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीयक कुंडली। तो वह कुंडली आप ऐसे समझ लें कि वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? तो इसकी सहायता से उच्च विभव के निर्बल धारा को निम्न विभव के प्रबल धारा में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब जरा आप ध्यान से समझ लीजिए, अभी तो आपने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी देख लिया, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपने देख लिया। और मैं आपको बता दूं कि आपसे एग्जाम में ट्रांसफार्मर संक्षिप्त में ही पूछा जाता है, इसलिए इसको हम संक्षिप्त में जिस चीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब इसकी संरचना या स्ट्रक्चर वगैरह कभी आता नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर हम यहां नहीं बता रहे हैं। अब हम आपको ये बता दें कि ट्रांसफार्मर, तो अब ट्रांसफार्मर में देखिए ये ऊंचाई स्टेप अप और स्टेप डाउन, जब आप देखते हैं ट्यूबवेल वगैरह जो होता है, या नॉर्मली लोग कहते हैं कि जहां आसपास में 4-5 ट्यूबवेल होते हैं वहां एक ट्रांसफार्मर का होना जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए जब थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि उनका रूल बना हुआ है कि 4 ट्रांसफार्मर है और 4 ट्यूबवेल हैं जिसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो अगर आपको 5वां ट्यूबवेल वगैरह लगाना होगा तो उसके लिए फिर एक से अलग ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। आप देखिएगा गांव में किसान जो है जहां पर 4-5 ट्यूबवेल हैं वहां पर एक ट्रांसफार्मर जरूर होता है। तो अब इस ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्यों होती है, आखिर ट्यूबवेल के पास ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? तो आपको पता है कि पावर हाउस से जो विद्युत धारा आती है वो तारों से होकर के आती है, और तारों से होकर के आती है तो तार जो होते हैं वो इन सीरीज, यानी तार सीधा होता है। तो जब तार सीधा होता है वो इन सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, तो धीरे 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 जब विद्युत आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे जाने के बाद उसका वोल्टेज धीरे धीरे घटने लगता है, और यानी जिसको हम विभव पतन कहा करते हैं, वोल्टेज का लॉस होने लगता है। जब वोल्टेज का लॉस होने लगता है तो आपके ट्यूबवेल को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से आपका मोटर चल नहीं पाता है और फिर आप परेशान होंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ट्यूबवेल के पास ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर एक ही ट्रांसफार्मर में दोनों होता है, ये नहीं कि अलग अलग ट्रांसफार्मर, एक अलग से स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ऐसा नहीं है। जो ट्यूबवेल के पास ट्रांसफार्मर या कहीं भी जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उस ट्रांसफार्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों लगे होते हैं। अब कभी कभी होता यह है कि जैसे मान लीजिए आप ट्यूबवेल ऑन कर रहे हैं और आपके पास पावर हाउस बहुत दूर है, तो पावर हाउस से वोल्टेज आते आते अगर बहुत लो वोल्टेज हो गया तो अब उस स्थिति में ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर, उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही काम करता है, ये दिष्ट धारा के लिए काम नहीं करता है। दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर के स्थान पर एक दूसरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। और लेकिन आप जो है इसको अच्छी तरह से समझें कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर की क्या आवश्यकता होती है, और ये चीज तो आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि ट्रांसफार्मर की उपयोगिता केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए होती है। अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर ट्यूबवेल के पास वोल्टेज काफी कम है और आप मोटर ऑन करना चाहते हैं और मोटर ऑन कर रहे हैं, वोल्टेज कम होने की वजह से मोटर चल नहीं रहा है,
और बाय द वे अगर चल भी नहीं रहा है, अगर चल भी रहा है तो वोल्टेज सफिशिएंट चाहिए ताकि वो जो है पानी निकाल करके बाहर करे, या और उससे जो यंत्र आप चला रहे हैं वो यंत्र बढ़िया से काम कर सके। तो इसके लिए होता यह है कि ये उस स्थिति में ऊंचाई ट्रांसफार्मर काम करने लगता है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करने लगता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता क्या है कि निम्न विभव को उच्च विभव में बदल देता है, और निम्न विभव को उच्च विभव में बदल देता है जिससे आपके मोटर को सफिशिएंट वोल्टेज मिलने लगता है, आपका मोटर काम करने लगता है, और ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल से जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य सुचारू रूप से होने लगता है। कभी कभी होता यह है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, या शॉर्ट सर्किट ही नहीं, कभी कभी पावर की सप्लाई बहुत हाई हो जाती है, पावर हाउस से ही कभी कभी वोल्टेज बहुत हाई आ जाता है। तो अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो वह सीधे वोल्टेज जब आप मोटर ऑन करेंगे तो मोटर के अंदर चला जाएगा, और मोटर के अंदर चला जाएगा जिससे कॉइल, उसमें जो तांबे के कॉइल होते हैं वो तांबे के कॉइल काफी महंगे होते हैं। जब उसके अंदर विद्युत धारा हाई वोल्टेज की चली जाएगी तो तार पिघल जाएंगे, तार पिघल करके जल जाएगा, आपका मोटर जो है जल जाएगा। तो उस स्थिति में ये करता क्या है कि उस स्थिति में अपचाई ट्रांसफार्मर काम करने लगता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उच्च विभव को निम्न विभव में कन्वर्ट कर देता है, और निम्न विभव में कन्वर्ट करके आपके मोटर को उतनी ही बिजली देता है, उतना ही वोल्टेज देता है जितना आपको जरूरत होती है, जितना आपके मोटर को उसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर लगाए गए होते हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में न तो कम वोल्टेज मिले, न ज्यादा वोल्टेज मिले। कभी कभी तो आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर ही जल जाता है, तो ट्रांसफार्मर में भी एक फ्यूज लगा होता है। ट्रांसफार्मर का फ्यूज जो होता है थोड़ा सा हाई पावर का होता है। अगर कभी कभार जैसे आंधी आ गई या कोई पेड़ वगैरह तार के ऊपर गिर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्यूज लगाया गया होता है, जिसको सामान्यतः गांव की बोलचाल की भाषा में उसको जमोट कह दिया करते हैं लोग, तो वो जो है जल जाता है। वहां से जब जल जाता है तो धुआं निकल जाता है। अब वो लोग कहना शुरू करते हैं कि तो ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर से धुआं निकल गया, और जबकि होता ये कि उसका जो फ्यूज होता है वो फ्यूज जला होता है। तो अब जो है पावर स्टेशन से शक्ति घर से लोग आते हैं और आकर के उसको चेंज कर देते हैं, तो फिर सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता ये है कि इसके अंदर जो है ये तारपीन का तेल भरा होता है, और तारपीन का तेल जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का कार्य करता है। तो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कभी कभी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर से ये जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये धीरे धीरे रिसने लगता है। जी, वो तारपीन का तेल होता है जिसको लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का तेल है। अब जब वो ज़्यादा मात्रा में गिर जाता है ना, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका जो वैद्युत मोटर होता है या उससे रिलेटेड जो भी उपकरण चल रहे होते हैं वो सारे उपकरण सुरक्षित होते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर का लगना बहुत आवश्यक होता है। अब हम आपको ये बता दें कि अगर यहां पर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के लिए अगर ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली आप देख रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज अगर Vp हो, P का मतलब प्राइमरी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो अगर प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज Vp हो, द्वितीयक कुंडली का जो वोल्टेज है वो Vs है। और इसी तरह से अगर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल, आपको मालूम है कि जब ये अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अगर प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी है, और द्वितीय कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएस है, और फिर अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है, तो हम आपको बता दें कि वीएस और वीपी का अनुपात, और फिर इस तरह से
ये ईएस और ईपी का अनुपात, और फिर अगर देखा जाए तो एनएस और एनपी का अनुपात जो है ये परिणमन अनुपात कहलाता है, और परिणमन अनुपात को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आपसे परिणमन अनुपात ज्ञात करने के लिए, या जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, तो परिणमन अनुपात अगर आपको ज्ञात करना होगा तो इनमें से कोई भी आपको मालूम हो, अगर एनपीएनएस मालूम है तो भी निकाल सकते हैं, ईपीईएस मालूम है तो भी निकाल सकते हैं, वीपीवीएस मालूम है तो भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और इस प्रकार ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि ये ट्रांसफार्मर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो हर साल पुटअप होता है और आपसे पूछा जाएगा, और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।